हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। अभी हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स मैगजीन देख रहे हैं, विजन आयस का, इन विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अब जो हम देखने वाले हैं वो है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि बैच जो है यूपीएससी 2025 का, जैसे आप सबने रिक्वेस्ट किए थे, तो उस पर स्टार्ट कर दिया गया है। और सेकेंड बैच जो है वो 22 ऑफ जून से स्टार्ट होगी। फर्स्ट जो है 1 ऑफ जून से स्टार्ट हुई है। अगर कोई अभी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन फ्रॉम 22 ऑफ जून। और हाँ, प्राइस सोच समझ के सबसे कम मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस अक्रॉस इंडिया है। इट इज जस्ट 2499। यस, 2499 पे पूरे 8 से 9 मंथ आपको सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से विजन आयस कराया जा रहा है, हर चीज कराई जा रही है, तो वो भी आपका उसमें इंक्लूडेड होगा। ओके। बस आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है, वहां पे रजिस्टर कर लेना है। अगर आप अभी भी करते हैं या फिर आप 22 जून के पहले भी रजिस्टर कर लेते हैं उस बैच के लिए, तो 50% फ्लैट ऑफ मीन्स जस्ट 1250 में आपका पूरा ये हो जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इतने में तो एक एक टाइम का, आज के टाइम में खाना भी नहीं आता है, एक मंथ का। और उसमें जो है हम आपको पूरे यूपीएससी 7 to 8 मंथ्स इंक्लूडिंग मेंस कराएंगे। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये ऑलरेडी वहां पे रखा हुआ है। देखिए, इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो इस पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं। जैसे पहला है हाई इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी इन इंडिया। ये ऑलवेज एक हॉट टॉपिक होता है, ये हमने हर मंथ कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। इस बार देखते हैं क्या इसमें नया कह रहा है। कि काफी रिपोर्ट्स आई है और वही बात कर रही है इनइक्वलिटी, कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। कि इनइक्वलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन जो है एकदम जो टॉप 1% है उनके पास ही ज्यादा है और बढ़ते चला जा रहा है। तो उस पे ये रिपोर्ट आई हुई है। उनका कहना है कि टॉप 1% पे, ये किसकी रिपोर्ट है, ऑक्सम रिपोर्ट। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे। टॉप 1% जो है आपका शेयर हैव बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीज, तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसा लगेगा कि हम एफर्ट डाल रही है गवर्नमेंट तो डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दे। जी नहीं, इंक्रीज हो रहा है। याद रखना है। शेयर जो है बॉटम 50% का, वो कंस्टिट ये आपका जो है कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है अगेन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा आ गया। और जो टॉप 5% इंडियंस है ना, वो अराउंड 60% वेल्थ देश का रख रहे हैं। आप सोचिए, टॉप 5%, और बाकी जो 95% है उनके पास सिर्फ 40% ही वेल्थ है। ये कहीं ना कहीं सही में प्रॉब्लमेटिक चीज है। और यही रीजन है। ये सब सोचते हुए देखिए, जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आपको ये सब डेटा आपके पास होता है, तो कौन कितना पैसा दे पाएगा। कहीं ना कहीं जो है, यहाँ की जो जितनी भी कोचिंग सेंटर्स चल रही है, वो कोशिश कर रही है कि जो टॉप 5% जो है लोग, वही लाखों में फीस दे पाएंगे। उन्हें पढ़ाए, उन्हें आईपीएस बनाए, उन्हें आईएएस बनाए। बट हमारी सोच है कि ये तो खैर यहाँ पे हम क्वालिटी दे ही, जो वहां पे दे रहे हो, कोशिश वो रहेगी। लेकिन साथ में ये 60% जो पॉपुलेशन है, जो कुछ नहीं कर पा रही है, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा एक चंक हो जाता है ये। अगर मैं 5% भी अलग कर दूं, तो 95% जो लोग हैं इंडिया के, वो अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए, आपको घर का रेंट, हर एक चीज देनी रहती है ना। तो उसी के हिसाब से फिर आपके पास पैसा कितना बचता है। ये पूरा आर्टिकल की भी बात हो रही है यहाँ पे साथ साथ में। तो ये 95% लोगों के बारे में भी जो है हमने सोचा, इसलिए जो है अभी 2499 पे बैच लाया, वो भी फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 1250 रुपीज है। तो अभी आपने जैसे वीडियो देखा, आप रजिस्टर कर ले। और इससे 1 रुपया एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इसी में सब कुछ आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो मिनिमम चार्जेस इसलिए लिया जा रहा है वो भी, ताकि हम कुछ लोगों को इन फ्यूचर और ऐड कर सके, और आपके पास भी रहे कि हाँ, हमने पे किया हुआ है, तो आप भी थोड़ा सीरियसली इसे देखें और चीजों को करें। ओके, ठीक है। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या बात चल रही है, और रिपोर्ट्स के थ्रू ही हम सब ने ये रेट्स पे बात की है। अब देखिए, वर्ल्ड इनइक्वलिटी डेटाबेस की अगर बात की जाए, तो 22.6% ऑफ नेशन इनकम जो है टॉप 1% के पास है। जब टॉप 5 के पास कितना था, 60। लेकिन 1% के पास कितना हो गया, 22.8। अब वैसे अगर आप इसका 5% देखिएगा, तो लगभग लगभग सारा यही उड़ा के ले जाते, अगर इस रेट से होते तो।
अब ये जो है अगेन ये इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, कि अमॉन्ग द वेरी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब जरूरी नहीं एकदम से हाईएस्ट बट बहुत हाई है। इवन यूएसए से भी हाई है, यूएसए के भी टॉप 1% के पास इतना वेल्थ नहीं है वहाँ पे, जबकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। कंजप्शन की बात की जाए तो ऑब्वियसली रूरल एक्सपेंडिचर हमारा ये है, लगभग डबल का डिफरेंस पड़ जाता है अर्बन में। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अंदर आया हुआ था। इसके बाद जो है राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब देखिए क्या हो रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो जीडीपी जिसके कारण बढ़ रही है, या जिसका आप कह सकते हैं सहयोग है, वो कौन सी है? सर्विस सेक्टर है। ठीक है, सर्विस सेक्टर है, और जो कि मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली कह सकते हैं, आप बाकी साउदर्न स्टेट्स कह सकते हैं, वहां पे ज्यादा है। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर में बहुत सारी आईटी आ गई, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं सर्विस सेक्टर में यहाँ पे वो आ गए। इसके बाद आपका बीपीएस, आपकी टेलीकॉम और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, मतलब ये नहीं सोच रहा सर्विस सेक्टर का मतलब कि वेबसाइट ही बना के दे रहे हैं या इंजीनियर्स, इसके अलावा भी हाँ, ये आईटी जो है मेजर चंक हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, या फिर देश में जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है उसके लिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। अब क्योंकि ये बाकी सारा का सारा कहाँ जा रहा है, महाराष्ट्र ये सब साइड में भी जा रहा है। दूसरा तो एक दिक्कत ये हो जा रही है कि अगर वहीं पे पैसे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां के टॉप 1 टॉप 2% लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी दिक्कत ये हो रही है कि क्योंकि सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयज कम लगते हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके टैलेंट, आपके नॉलेज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर मान लीजिए आपको रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको मैनुअल लेबर लगेंगे, हर चीज लगेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे मान लीजिए वो जावा पे वर्क कर रहा है, वो क्लाउड पे वर्क कर रहा है, वो कहीं किसी भी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, तो उस वो काफी हाईली पेड होते हैं। ठीक है, अब जब वो हाईली पेड है, लेकिन वहां पर क्या है, आप वो नहीं कर सकते कि चलो 4 लोग और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रीजंस होता है जिसके कारण कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी भी आ रही है। देखिए, इसके बाद भी अगर देखा जाए तो कोविड 19 के बाद लगेगा ना यार सबकी हालत खराब हो गई होगी, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा ये मेंस में भी कोट कर सकते हैं आप, या फिर प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, कि इसके बाद एक वेल्थ में कमी आई है, बॉटम 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, उनमें कमी आई है। लेकिन जो बिलीनियर है ना, 102 से 166 हो गए, 2 साल में इतने बढ़ गए। सबका शेयर मार्केट बढ़ रहा है, चीजें हो रही हैं। बाकी जो हंग्री इंडियंस है वो 19 करोड़ से 35 करोड़ बढ़ गए कोविड के कारण। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन बिलीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है चीजों से। ठीक है, लेकिन अब सबसे एक चैलेंजिंग चीज ये है कि सरकार भी जो है 30% से 22% उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया है। देखिए, टैक्स बहुत लगते हैं कंपनी पे, जीएसटी भी कहीं ना कहीं लग रहा है, तो उनका प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाती है। कम करना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि क्योंकि अगर ये टैक्स कम करेंगे तो ये समझिए ये नए प्लांट्स डालेंगे, जो पैसा इनके पास बचा नया प्लांट्स डालेंगे, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये भी सोचे गवर्नमेंट करती है, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल टर्म में चीजों को समझना है, नॉट ऑन अ पॉलिटिकल एंगल। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो 60% जो टोटल जीएसटी है ना, जीएसटी, वो 50% पॉपुलेशन जो बॉटम 50 है वो दे रहे हैं, और सिर्फ टॉप 10 जो है वो सिर्फ 4% ही दे रहे हैं। तो ये एक बहुत कंसर्न है कि पैसा भी ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन ज्यादा यही दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जो नॉर्मल कंजप्शन है इन सबका ही ज्यादा रहता है। ठीक है, इन सबका कंजप्शन वगैरह ज्यादा है, सब कुछ है, तो ये जो है सिर्फ 4% दे रहे हैं। और ये तो ये डेटा आपके पास यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो इतना जो है इस आर्टिकल के लिए मोर देन सफिशियंट है। बाकी आपने बार बार पढ़ाई हुआ है, जनधन योजना लाई गई है, किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, हर बार पढ़ाया हुआ है। तो प्रीवियस मंथ्स के आप जाके जो उनसे पढ़ा रहे हैं, तो इस मैं कहूंगा वहीं से अगर जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो देखें, है ना, जो एटलीस्ट जो इस बार का प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जितना, क्योंकि बार बार चीजें आती हैं, आपको रिवाइज होते चले जाएगा, आपको फिर परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, अब
जितने भी हैं, जेंडर इक्वलिटी पे काम चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऑल दोस थिंग्स एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ये हो जाता है, तो कोई ज्यादा जरूरी है नहीं। हाँ, ये एक सजेशन जरूर दिया गया कि अगर हम 1% भी टैक्स लगा दे वेल्दिएस्ट पर्सन पे टू फंड मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उसमें काफी काम आएगा। जिनके पास बहुत पैसा होता है, अल्ट्रा रिच है, 1% भी अगर टैक्स लगा दिया, तो वो फिर क्या करेगा कि बर्डन जो है कम कर देगा पुअर्स पे, गरीबों पे। क्यों भाई, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा तो जहां वही लगा रहे हैं वो उन्हें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है और लगाया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्योंकि जब वेल्थिएस्ट पर्सन पे लगाते हैं ना हम, तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर टाटा है, ठीक है, वो तो खैर वैसे ही बहुत चैरिटी करते हैं, स्टिल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अंबानी पकड़ लीजिए आप, चलिए। अब ये जो है, इनकी कंपनी पे 30 से 22% कर दिया, ठीक है, टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वो चलेगा, उससे वो पैसों का यूज करेंगे। लेकिन ये जो खुद अपने अकाउंट में अगर मान लीजिए 100 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं पर्सनली अंबानी ने, तो उस पे अगर टैक्स लगा दिया जाए 1% एक्स्ट्रा, तो उस पैसे की बात की जा रही है, ठीक है, ना कि कंपनी की पे नहीं। वेल्दिएस्ट की जो उनके पास है वो उस पे अगर लगा दे, तो उससे भी काफी हेल्प मिलेगी। और ऑब्वियसली बात है, किसी के पॉकेट में है, से फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलिए, इसलिए सजेशन दिया हुआ है। अब इनहेरिटेंस टैक्स एज अ टूल ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो इनहेरिटेंस टैक्स है, वो प्रॉपर्टी और ये सब पे लगाया जाता है जिसकी इंडिविजुअल डेथ के बाद। अब बात ये है कि देखिए, यहाँ पे बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का की जमीन या जो भी है वो बच्चे के पास ट्रांसफर हो जाएगी। अब अगर हर चीज में टैक्स लगाया जाएगा, तो वही बात यहाँ पे चल रही है कि इससे क्या इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे। लेकिन बात वही है कि यूएसए ने भी किया, एड्रेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इंडिया में एक जमींदार है, अब वो क्या कर रहे हैं, जमीन ही दे दे के किराए पे पैसा खाए जा रहे हैं, और जो गरीब है गरीब ही रह जा रहा है, बाकी वो कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी बेचारे जो लाइवलीहुड जीने के लिए कुछ दुकानें खोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक एक्चुअल डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट के पास भी उतना पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो कंसर्न्स तो बहुत सारे हैं। तो वही कहा गया कि अगर एक वही बच्चा है, किसी के पापा ने खरीदा मान लो, अब वो बच्चे को देना है, तो 50% टैक्स भरो इसका, ऐसा साउथ कोरिया में और जापान में। तो क्या इंडिया में भी होना चाहिए? तो वो उसकी बात चल रही है, तो बहुत हार्ड स्टेप्स है ये सब। ओके, तो आपका इस पे क्या कहना है, नहीं कहना है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल जो है, नो इनहेरिटेंस है, इंडिया में कोई ऐसा इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। तो ये 50-50% तो नहीं, हाँ ठीक है, 1-2% भी अगर आप लगा देते हैं, तो भी वो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो उस पे हो सकता है कि फाइन जो है आगे जाके शायद सोचा जा सके। बट आपका क्या कहना है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैंने एग्जांपल दिया, जैसे जिसके पास बहुत जमीनें हैं, तो वो जिस तरीके से रेंट्स पे चीजों को दे देते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी फिर वो अगर खुद करे तो एक बेहतर है ना, कि वो जमीन को बेचें और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। बट अब आजकल दुनिया क्या सोच रही है, बस रेंट लगाओ, जीते जाओ। तो उसी का ये सिग्निफिकेंस है कि जिसके कारण ऐसा हो रहा है। बाकी आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अब इसकी बात की गई है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की, कि वहां पे कहा गया कि मार्च से अप्रैल में ये इंक्रीज देखा गया है। बट ओवरऑल जो इंप्लॉयमेंट रेट है कैलेंडर में, उस काफी कम है, 3.1% है। ओके, ये इसका एनएसएसओ इसके लिए क्या करता है, निकालता है डेटा। आगे देखते हैं इस डेटा के बारे में थोड़ा सा और। ये देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इधर सबसे कम है, इधर था, अब ये लगभग लगभग आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड पे ही है, ठीक है। 5.8, 4.8, 4.2, 4.1, 3.2, 3.1, तो लगभग ये डिक्रीजिंग ट्रेंड हो गया आपका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और वुमेन का जो वुमेन फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 41% है, ये भी एक देखने वाली बात है। और एक रिपोर्ट ये आ रही है कि 1 आउट ऑफ एवरी 3 अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स वाज यंग, मीन्स यंग है, ठीक है, वो सीकिंग फॉर जॉब है, बट उन्हें मिल नहीं रही है। ये इसका मतलब होता है। अब कुछ आपको, अच्छा अगर आप सोचिए, क्या आप खुद अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, जो डिफरेंट थिंग। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस या किसी चीज की, तो आप ऐसे में अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे, या फिर आप कह भी सकते हैं, बट यू आर सीकिंग फॉर समथिंग। अभी अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि कोई जॉब भी ना मिले किसी भी तरीके की। आपको हो सकता है कि कोई टेली ऑपरेटर में रखने को तैयार होगा, कहीं आप और होगे, तो आप नहीं चाह रहे कि आपके एम्बिशंस बढ़े,
तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में। तो मेरा इसलिए कहना होता है कि एवरीवन शुड वर्क और कंट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमी, है ना, क्योंकि हम इतना जो गोल्डन एज होता है 3 साल 4 साल 5 साल जो इंसान यहाँ पे कंटिन्यू प्रिपरेशन में लगाते हैं, ये चीज कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। तो घर का भी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि यस यू आर अर्निंग ब्रेड फॉर योर सेल्फ। तो जब अब हम खुद का कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इट्स अ हाई चांस कि हम जब आईएएस बनेंगे तो लोगों का भी अच्छा भला कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज माई पर्सनल थॉट। बाकी आप सब पे जैसा जो जैसा सही लगे। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है वो यही बोलती है बैठो, कुछ और मत करो वरना नहीं निकलेगा, क्योंकि वो चाहती है कि इस साल मेरे पास आओ, अगले साल किसी और के पास जाओ, कि स्टूडेंट यहीं घूमते रहे, हम लाख करोड़पति के अरबपति बनते रहे। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे एक ही सॉल्यूशन देता हूँ कि अगर आपकी एज 25+ हो चुकी है, आइदर यूर बॉय और गर्ल, गर्ल के लिए तो 1-2 साल में कम ही बोलता हूँ, बट स्टिल 25+ हो चुके हैं, तो आपके पास कोई जॉब है आप प्लीज पकड़ लीजिए, या आपको मिल रही है पकड़ लीजिए, भले वो 32 और उसके आगे का होता है। हाँ, आप अगर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जस्ट पास आउट हुए हैं, आप 2 अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, ओके, नॉट एन इश्यू, आप दीजिए। लेकिन इसके बाद 25+ के बाद आप एक ले लीजिए, तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा। बाकी आप सबको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कमेंट में जरूर बताएं। अब यहाँ पे वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करें, ग्रोथ करें, एम्प्लॉयमेंट करें, तो ये कोई ज्यादा वैसा कुछ है नहीं, अगेन मेंस पॉइंट। आगे चलते हैं। अच्छा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड, ये जो है आपका कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे थोड़ा स्लगिश ग्रोथ की बात हुई है कि ग्रोथ उतना सही हुआ नहीं है एज पर द जीडीपी, जो कि एक सिग्निफिकेंट चैलेंज दे सकता है इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो था, ये लगभग 10% ऑफ जीडीपी से बढ़ रहा था, और अभी जो है 27 से बढ़ रहा है, क्योंकि 1992 में जो चेंजेस हुए हैं ना, उसके बाद काफी ज्यादा जो है हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है सबसे ज्यादा वहां पे फायदा हुआ है। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा उसी पे ही चीजें होंगी। देखिए, तो एक होता है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने बहुत अच्छे से आई थिंक जून या जुलाई के मंथ में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसे। उसी हिसाब से है कि कैपिटल, ग्लोबल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, उसमें कितनी कमी आ रही है और ऊपर जा रहा है, वो उसी की यहाँ पे ये बात की गई है। ठीक है, इंडिया में बोला गया है कि हायर कंजप्शन हैज लेड टू लोअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि इंडिया में जो भी है चीजों का कंजप्शन ना वैसे भी काफी हाई होता है। ओके, अब देखते हैं वैसे भी जितने भी हम ट्रेड्स करें या जो भी करें, चाहे खाने की चीजें, एक तो लोगों के पास है ना सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी भी पर कैपिटा इनकम अब थोड़ा सा सुधार हुआ है, अदरवाइज फिर भी जितना भी कमाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके खाने में, किराए के घर में, और कुछ थोड़े बहुत मेडिकल खर्चे में, बचा कुचा रहा थोड़ा बहुत एजुकेशन में, इसी में ही खत्म हो जाता है। ना उनके पास घूमने के लिए पैसा है, ना किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसा है कि जिससे बाकी सेक्टर्स बढ़े, टूरिज्म बढ़े, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बाकी हो। तो ये अभी भी बहुत बड़ा इशू है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है कि भाई प्राइवेट कंपनीज जो है फिर वहां पे पैसा नहीं लगाना पसंद करती। ठीक है, बाकी कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ना, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो एक एसेट की तरह है जो कल हो के आपको रिटर्न्स दे। आपने रोड बनाई, टोल टैक्स लीजिएगा, कमा लीजिएगा, लेकिन आपने पेंशन में किसी को सैलरी दे दी, तो क्या वो उससे कुछ आपको रिटर्न मिलने वाला है? जी नहीं। तो वो पेंशन में जो गया वो कैपिटल नहीं हुआ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल में क्या क्या आ गया आपका? देखिए, अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें और रिलेट कर लीजिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इक्विपमेंट्स खरीदे, प्लांट्स खरीदी, मशीन खरीदी, अब ये और काम करके देगी आपको, इससे और इनकम आएगी। स्किल डेवलपमेंट, अगर आप मान लीजिए आज के टाइम में डेटा साइंस पे जरूरी था, या फिर एक मानिए मैं सबसे रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि पहले चल रहा था 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, पर्टिकुलरली 4 स्ट्रोक इंजन, डीजल और पेट्रोल चल रहे थे। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा होने लग गया, तो अब इंजीनियर सबको क्या किया, उनका स्किल डेवलप किया गया और उनको ये भी सिखाया गया कि ये कैसे करेंगे। तो अब ये भी कैपिटल फॉर्मेशन में आ गए ना, क्योंकि अब वो अपने नॉलेज को यूज करके ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बनाएंगे, तो ये आ जाता है।
हेल्थ आया, एजुकेशन आया, अब जितने एजुकेटेड होंगे उतना अच्छा काम करके देंगे, सब कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में जो है लैंड की इंप्रूवमेंट, पूरा रोड ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इक्विपमेंट जो आप परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जैसे मैं यहाँ पे लिखा, वो सब जो है इसमें आ जाएगा। कि हम जो शिप बना रहे हैं, हम पोर्ट्स बना रहे हैं, हम एयरपोर्ट्स और बना रहे हैं, हम उड़ान की स्कीम्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन में है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे हिट कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हुआ करे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए एंड यू विल एबल टू सी इट। वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जाए तो देखिए, इसे वुमेन एम्पावरमेंट में अगर हम देखें, आई थिंक ऊपर जाना पड़ेगा मुझे हल्का सा। हाँ, ये स्टार्टअप इन रूरल इंडिया, अब स्टार्टअप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अर्बन तो ठीक है, रूरल एरियाज में भी हो रहे हैं। और उससे क्या कोशिश की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, तो अब आत्मनिर्भर गांव, गांव अगर आत्मनिर्भर होगा तभी भारत आत्मनिर्भर होगा। किसकी फिलॉसफी है, गांधी जी की है। तो अब गवर्नमेंट जो है आत्मनिर्भर गांव, इस हिसाब से अगर कहीं पूछ दे कि आत्मनिर्भर गांव, ऐसा नहीं लगना चाहिए हमने तो कहीं सुना ही नहीं था, हम तो आत्मनिर्भर भारत सुने, गांव कहां से आ गया। ठीक है, तो ये है। तो जो कि रूरल एरियाज में, तो इससे काफी फायदे होते हैं। देखिए ऑब्वियस बात, तो एजुकेशन बढ़ेगा, लोग वहां आएंगे, नई नई चीजें होंगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी जो है, बैंक साथी है जो कि अफोर्डेबल सर्विस दे रहा है वहां पे, कि भाई पैसा ले लो, लोन ले लो, काम कर लो। इसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ये सब उड़ान मेसो इसके थ्रू मिल रहा है। बाकी ई लर्निंग, एडुटेक स्टार्टअप, अब एडुटेक स्टार्टअप में आप जो है इस चैनल यूपीएससी वाई प्रतीक सौरभ को भी मान सकते हैं, कि आप अब बस यूट्यूब पे जा रहे हैं, घर बैठ के आप किस जगह हैं, किस कोने में हैं। मुझे बहुत सारे इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का भी बहुत प्यार मिला है, तो उनके भी कमेंट्स आते रहते हैं। तो ये जितने भी हैं वहां पे क्या हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, कि वो समझ पा रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट उन्हें मिल रहा है। तो ये सब जैसे भी चीजें हैं, जो अगर मैंने भी कुछ स्टार्ट किया तो इट्स टाइप ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, ऑल्दो रजिस्टर्ड नहीं है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कल होके अगर करते हैं, जैसे कि आपने अभी पीडब्ल्यू का नाम सुना होगा, तो वो भी क्या है, वहां पर रजिस्टर हो गए और वो बाद में स्टार्टअप बन गए, आई गेस। अब देखिए वो यूपीएससी में आई गेस वहां मैंने सुना है 1 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। बट मुझे थोड़ा सा कॉमर्शियलाइज चीजें ठीक नहीं लगती, मुझे लगता था कि उन्हें सिर्फ जेई नीट तक रहना था, रीजन बीइंग कि आई थिंक वो खुद ग्रेजुएट नहीं है, जितना मुझे पता है। अब जो खुद ग्रेजुएट नहीं है, जिन्होंने कभी लाइफ में यूपीएससी तक नहीं दिया है ना, अब वो फिर इतने बच्चों को इनरोल करके कहीं से पैसे के दम पे, ठीक है, बट स्टिल मुझे लगता है कि जिस चीज में आप ठीक है वो चीज पहले करें। कि तभी मैं बोलता हूँ कि आई हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मेंस लिखे हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन होती है, वो नॉलेज होती है, और कैसे लिखे हैं, साथ में जॉब करते हुए। ठीक है, जॉब करते हुए तो अगेन मेरे हिसाब से एक बड़ी चीज हो जाती है। लोग क्विट करते हैं फिर बाद में सोचते हैं या फिर परेशान रहते हैं, तो वो चीज नहीं रही। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड लिविंग इट करेंटली ऑल्सो। अब मुझे पढ़ाना ही सबसे ज्यादा पसंद है, तो मेरा जो मोटिव है वो पूरा हो रहा है, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो अब देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, काफी ज्यादा वहां पे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहां भी तो एक तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं, काइंड ऑफ स्टार्टअप है। जैसे कि अब लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ का आप सबने नाम सुना होगा, कभी ना कभी ये पापड़ खाया होगा, बहुत फेमस है लिज्जत पापड़। तो ये सब जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, अगेन सरल जीवन सहेली, फार्म दीदीज एक्सेट्रा। अब इश्यू एक जरूर ये आया है कि लिमिटेड फंडिंग है रूरल एरियाज में, क्योंकि जितने भी, जैसे बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई, सिर्फ तीन ही शहर के अगर देख ले कलेक्टिवली, 92% जितने भी स्टार्टअप है ना, अकाउंटेड फॉर 92% ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। मतलब अगर 100 करोड़ रुपए फंड हो रहे हैं, तो 92 करोड़ बस इन्हीं तीन से शहर में सारे चले जा रहे हैं। हम रूरल की बात कर रहे हैं तो फिर बचेगा ही क्या, बाकी शहरें भी हैं। तो ये एक इशू जरूर है, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। अब क्यों नहीं करना चाह रहे, देखिए रीजन ये है कि जो फार्मर्स और जो एकदम विलेज लेवल पे वहां पे, हमने वैसे भी देख लिया, इनकम इनइक्वलिटी की बात पहले कर ली आर्टिकल में। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में भी इसलिए आर्टिकल कि हमने वो बात कर ली, हमें समझ में आ गया रूरल पॉपुलेशन के पास पैसा ही नहीं है, बहुत कम है। तो अब अगर हम उन्हें पैसा देंगे, मतलब अच्छी सर्विस देंगे भी, तो कितना ही हमें पे कर पाएंगे।
तो उससे क्या प्रॉफिट हो पाएगा? और ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट वो तभी चीजें सस्टेनेबल रह पाती है ना? ऐसे तो नहीं चलेगा अदरवाइज। जैसे कि मैंने भी अगर मिनिमम फीस रखी है 2499, तो जरूरी है, कुछ तो होना चाहिए, अदरवाइज आप कब तक सस्टेन कर पाएंगे? आप दिन रात दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक जरूरी हो जाता है कि एक मिनिमम कम से कम एक ब्रेक इवन पॉइंट पे तो इंसान चले, कि कल हो के चलो यार लैपटॉप खराब हो गया, वो थोड़ा पैसा है ले लेंगे। कल हो के बड़ा डिजिटल बोर्ड लेना पड़े, थोड़ा कलेक्ट हो गया ले लेंगे। या फिर कल हो कि जैसे कुछ फैकल्टीज हैं जो कंटेंट टीम है, उनको भी कुछ पैसा देना है, अच्छा ठीक है यहाँ से दे देंगे, है ना? तो ये चीजें इसलिए ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे एडुटेक कंपनीज़ ज़्यादा आ रही हैं, तो उनको वही इंजीनियर्स 15-20 लाख 25 लाख के पैकेज पे लेने हैं, सब करना है। तो स्टार्टअप को फिर हाई फंडिंग वो यहाँ पे कर रही है, कि वो सोच रही है। काफ़ी ऐप्स आपने देखा होगा, अभी ज़ोमैटो आप यूज़ करें, चाहे आप कोई भी ऐप यूज़ करें, तो हर जो धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं, लड़कियों को तो बहुत सारी वेबसाइट्स पता होंगी जहाँ से वो शॉपिंग करती हैं। लड़के तो बस फ्लिपकार्ट और अमेज़न, एक मिंत्रा ज़्यादा से ज़्यादा। बट लड़कियों के पास लिस्ट है, आई हैव सीन लाइक मेरी बहन, मैंने उससे भी देखा है काफी वेबसाइट से कि यहाँ से ऑर्डर कर रही हूँ, वहां से कर रही हूँ। तो आई केम अक्रॉस की बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वैसे भी आ रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, एडुटेक में हो, वो गेमिंग में हो, हर जगह ये चीज आ रही है। तो मेन फंडिंग जो है वहां जा रहा है, ये यहाँ पे बताया है। तो इसका मैंने आपको बैकग्राउंड अभी दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात की जा रही है। तो जो यूनिकॉर्न, अगेन जो $1 बिलियन जिस हो जो कंपनी हो जाती है, उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। ओके। अब ये है, कुछ नाम दे दिया गया, गैजल, चीता, ये याद रखिएगा, क्या भरोसा कहीं आ जाए। यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न तो अब हर कोई जानता है, अभी गैजल चीता कोई नहीं जानता। तो ये जो गैजल्स है, ये वो होते हैं जो अगले 3 साल में चांस है कि ये यूनिकॉर्न बन जाएंगे। और चीता वो है जो अगले 5 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगे। ठीक है। तो यूएस के पास जो है 50% ऑफ वर्ल्ड्स नोन यूनिकॉर्न। ओके। तो 50% यूनिकॉर्न जो है सिर्फ अकेले यूएस के पास है, इसीलिए पॉपुलेशन भले कम है, बट वो इतना ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है। फिर 25% चाइना के पास है, बट इंडिया भी काफी अच्छा कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास 25% है। ओके। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी, ये टर्म्स थोड़ा सा गैजल चीता याद रखें कि क्या चीज से रिलेटेड है। तो ये सब जो सपोर्ट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब क्या होता है ना, आप जब इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा बैच में, आपको हर एक चीज बताऊंगा ढंग से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, अच्छा ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या है। ओके। क्योंकि मैं पर्सनली इन लोगों से मिला भी हूँ, तो वहां से क्या है, मुझे काफी इस पे क्लियर आइडिया है, तो आपको और अच्छे से बता दूंगा। यूपीएससी के अलावा भी जो एक्सटर्नल काफी इसमें नॉलेज। तो अब देखिए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, अब इसकी बात की जा रही है। यहां पर जो है 10 ईयर्स स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई है, और उन्होंने कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि 10 साल का आप स्ट्रेटजी लाइए। और ये विजन होना जरूरी है। देखिए, पार्टी कोई भी रहे, लेकिन विजन की लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है, कि इंडियन रुपी को क्या है, ग्लोबली एक्सेसिबल बनाना। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनलाइजेशन, क्योंकि अभी हम डॉलर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है। अगेन, जैसे कि मेरी सिस्टर जो है अभी अब्रॉड में है, एमबीबीएस कर रही है, तो वहां से समझ में आता है कि डॉलर को बार बार कन्वर्ट करो, अब कितना रुपए ऊपर हो रहा है, डॉलर नीचे हो रहा है, वो अलग, एक अलग तरीके की प्रॉब्लम है। और ऐसे में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो इम्पैक्ट किस पे, कंट्री पे पड़ जाता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि सीधे जैसे डॉलर यूज हो रहा है पूरी दुनिया में, एक टाइम आया आज से 10 साल 20 साल बाद, जब हम भी पावरफुल रहे, तो भाई वो सिस्टम तो होना चाहिए ना, कि हर जगह हर कोई रुपए ही एक्सेप्ट कर रहा है। ओके। एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आप सबने, जहां पे से दिखा रहे हैं कि बस इंडियन ही रिच है, और फॉरेन से सब लोग आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। काफी अच्छा लगता है देखने में। देखा है या नहीं आपने वो ऐड? देखा होगा कहीं, या यूट्यूब पे कहीं मिले तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पिन अप करिएगा। बाकी जो इंडियन रुपी है, देखिए बहुत बड़ी बात है, ये सीधे आ जाएगा प्रीलिम्स में, कि ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर आपको लगेगा बस इंडिया में ही ना लीगल टेंडर होगा, लेकिन नहीं, कुवैत, बहरीन, यूएई, यहाँ पे क्या, ये ऑलरेडी आपका लीगल टेंडर है। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए ज्यादा अगर हम डॉलर से ही सारे एक्सचेंज करेंगे, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। तो रुपी से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, बहुत जरूरत पड़ने पे डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व हमेशा अच्छा होगा। अदरवाइज आपने पाकिस्तान की हालत देखी होगी, क्या हालत हो गई है वहां पे, भीख मांगे जा रहा है, कभी यहाँ से आईएमएफ से, कहीं कहीं से।
तो वो सिचुएशन भी ना है। तो ये काफी दूर का विजन है, जो कि काफी सही है और जरूरी है। काफी अच्छा स्टेप ये लिया गया है, हम कह सकते हैं। चैलेंज है, ऑब्वियसली बात है, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, कि यार बढ़ता कम होते रहता है, तो किस तरीके से रुपए का उस समय वैल्यूएशन रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कभी कभी जो है वो भी रहती है, क्योंकि हम जब डोमेस्टिक चेंजेस लाते हैं उसमें, मानिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया कम किया, तो उससे मनी की सप्लाई में भी तो कम ज्यादा होगा। तो वही, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो ऐसे में जो डायलेमा आता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि अब हम नेशनल लेवल पे जो जरूरत है उसको कंप्लीट करें। फिर वर्नेबिलिटी है एक्सटर्नल शॉक्स की, बहुत सारे, इन एंड आउट जो भी पैसा जाता है कंट्री के बाहर, वो सब, तो बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीलिम्स के लिए। देखिए, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये जो है इंडियन नेशनल रुपी जो है फुल्ली कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट पे, फुल्ली कन्वर्टेबल है अब, लेकिन पार्शियली ही है कैपिटल अकाउंट पे। अब ये आपको प्रीलिम्स में पूछ देगा कि फुल्ली है कैपिटल में, पार्शियल इसमें। अब जिसको नहीं पता, जो रट के बैठे ना, वो गलत ही मारेंगे, कब तक याद रख पाइएगा। देखिए, मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ आपको, ऐसा क्यों है। देखिए, करंट जो है ना, मतलब आपने आज ऑयल परचेज किया ईरान या इराक या यूएई कहीं से, तो उसको वो करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपको तुरंत वो पैसा चुकाना है। ठीक है, करंट लिया दिया भूल गए, कोई एसेट फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। अब कैपिटल में क्या है, अब मान लीजिए कि यहां पर अबू धाबी में भारत ने कुछ, ये या फिर किसी ने, इंडिया ने ही मान लीजिए, इंडिया में किसी कंपनी ने, टाटा ने, वहां पे गया एक प्लांट डाल दिया, प्लांट डालने के लिए जमीन खरीदी, ये सब किया, वो तो एसेट क्रिएशन हो गया। तो ऐसे में क्या रुपए फुल्ली कन्वर्टेबल है? नहीं, वहां के केस में नहीं रहे। ठीक है, वहां के केस में नहीं है। अगर रिलायंस ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो है, क्योंकि करंट में जाएगा, लेकिन ऐसे में नहीं है। ये आपको लॉजिक समझना है कि प्रॉपर्टी और बाकी चीजों के लिए जो है ये सब नहीं है, इसलिए कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। वरना बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होंगे, अब उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है? एबिलिटी और फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में जैसे बोल दिया, जमीन खरीदना, शेयर्स तो नहीं, बाकी का ये खरीदना है, और अलग अलग चीज है। आईपीआर भी आप खरीद रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि करंट में नहीं आती है, तो वो आपके कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में आएगी। एसडीआर की बात हम कर लेते हैं। देखिए, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स क्रिएटेड बाय आईएमएफ, तो रिजर्व एसेट ही है। जिसे हम यहाँ पे देखते हैं डॉलर, तो डॉलर ना रहे तो एसडीआर। अब एसडीआर क्या है ना, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ वेटेड बास्केट ऑफ 5 मेजर करेंसी। 5 मेजर करेंसी का एक वेट ले लिया है ना, माप लिया कि भाई इतनी वैल्यू होनी चाहिए, और उस वैल्यू पे एसडीआर की वैल्यू फिक्स कर दी। अब वो क्या होगा, इसमें 5 इंडियन करेंसी नहीं है, याद रखना है। पहला यूएस है, दूसरा का यूरो यूरो है, फिर जापानीज येन है, चाइनीज युआन है, या फिर रेनबिनबी कहते हैं, और ब्रिटिश पाउंड। ये 5 यहाँ पे है। ठीक है, जो कि एसडीआर के अंडर है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में एक बार पूछा भी जा चुका है। अब इंडिया ने क्या क्या और स्टेप्स लिए हैं, आप हर बार पढ़ाइए, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। यूपीआई जो सिंगापुर पे नाउ के साथ जुड़ गया है इंस्टेंट पेमेंट के लिए। इसके बाद 22 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने, आरबीआई ने मतलब वहां पे अलाउ किया है कि स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट खोलने का, कि आप उससे ट्रांजेक्शन के थ्रू सारे सेटलमेंट्स कर सकते हैं पेमेंट के। बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो है श्रीलंका ने तो आईएनआर बेस्ड बायलेटरल ट्रेड अलाउ कर दिया है, और इसको फॉरेन करेंसी भी मान लिया। जैसे हम मानते हैं ना यूरो को फॉरेन करेंसी, हम मानते हैं डॉलर को यूरो, ये फॉरेन करेंसी। तो बहुत बड़ी बात है कि श्रीलंका ने इंडियन रुपी को मान लिया है बायलिटरल ट्रेड के लिए फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो इनको भी कम से कम अब डॉलर वगैरह तो नहीं खरीदना पड़ेगा ना, इनकी भी तो हालत बहुत खराब हो गई थी, आपने देखा ही था। तो रुपये में हो जाएगा इंडिया से, आपस में है ही। तो ये रीजन है। बाकी 22 ऐसी कंट्री हैं जहां पे इन्होंने ये ओपन किया गया, तो इंपॉर्टेंट है सब। ये सब का रेगुलेशन आरबीआई करता है। ठीक है, ये सब का रेगुलेशन जो है आरबीआई करता है। और ये देखिए, बायलिटरल स्वैप एग्रीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायलिटरल स्वैप एग्रीमेंट क्या चीज में हुआ है, तो ये भी करेंसी बेस पे है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ है कि 75 बिलियन
यूएसडी डॉलर के आसपास का, जो जापान है उसने कहा है कि ठीक है, एक लाइन ऑफ सपोर्ट रहेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू के समय मान लीजिए अब भारत जो है वहां से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ कि 150 या फिर मान लीजिए 90 बिलियन डॉलर का वो वहां से इंपोर्ट कर रहा है। अब 50 बिलियन डॉलर उन्हें यूएसडी दे दिया, लेकिन 40 के इक्विवेलेंट बोल रहा है कि प्लीज आप रुपए ले लो, तो बोलेगा हाँ ठीक है, कि 75 बिलियन डॉलर तक हम ले लेते हैं, हम लेंगे। वैसे क्या किया यूएई के साथ, 35 बिलियन रुपीस का किया हुआ है। ठीक है, कि कल हो कि अगर हमारे पास मान लो पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, या फिर हम नहीं चाह रहे कि फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा हमारा कम हो जाए, तो वो बोल देंगे हम 35 बिलियन रुपए आपको दे देंगे, और आप वो रुपए से हमें तेल दे देना। और कल हो कि फिर उसमें क्या होगा, ये रुपए अगर बाकी कंट्री एक्सेप्ट नहीं भी कर रही है, जैसे करेगी, इतनी सारे कंट्रीज में अभी काम चलने लगा है, श्रीलंका में चलने लग गया, तो ये होगा ही ट्रांजेक्शन। बट फिर उससे वो यहाँ पे हमारे बासमती राइस या जो भी खरीदना चाहे वो खरीद लेंगे, है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही है। बेसल थ्री एंड गेम, ये जो है बैंकिंग नॉर्म्स पे है। ठीक है, ये जो है आपका बैंकिंग नॉर्म्स पे, ये आपको याद रखना है। ओके, जिसको कि बेसल थ्री एंड गेम कहा गया है। ओके, सेंट्रल बैंक G10 ने इसे लाया था। G10, तो आप सोचिएगा सर, G7 G8 तो सुना है, ये G10 कब, तो देखिए भाई ग्रुप बना दिया 10 कंट्री का, G10 था। आरबीआई जो है उसमें 45 मेंबर है, आरबीआई भी मेंबर है, तभी हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई लीगल फोर्स नहीं है, डिसीजन मानना या ना मानना। ओके, तो बेसल थ्री एंड गेम ये बैंक से रिलेटेड है, ये बेसल नॉर्म्स इससे रिलेटेड है। तो ये बस आपको इतना याद रखना, और कुछ इसमें खास है नहीं। ये सब जो है बहुत बार आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं प्रीवियस मंथ्स में, इसलिए ज्यादा अभी मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। आपको क्या करना है, इसलिए बोलूंगा हर मंथ का पढ़े, और इकोनॉमिक्स में तो सारे टर्म्स कंप्लीट करेंगे। अब एसेट मोनेटाइजेशन की अगर बात की जाए, तो देखिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने हाईएस्ट एवर मोनेटाइजेशन किया है 15,624 करोड़ के आसपास। ठीक है, किससे? इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू। अब हुआ क्या, बजट आया 21-22 में, बोला कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाएंगे। अब उस पाइपलाइन के थ्रू क्या है, काफी ज्यादा हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। ये गवर्नमेंट ने बोला, बोला था ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें हम 111 लाख करोड़ खर्च करेंगे अगले 5 साल में। तो अब 111 लाख करोड़, अब दिक्कत क्या हुई, क्या इसमें इतना गवर्नमेंट अगर खर्च करेगा ना, तो वो बाकी जगह खर्च नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इससे काफी इश्यूज होंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है ना, हम फिजिकली पैसा देखिए जिससे रेज किया ना यहाँ पे, ये जो एसेट मोनेटाइज जो किया है इतना, तो ऐसी हर जगह मोनेटाइजेशन करेंगे। और फिर उसके थ्रू, तो ये मोनेटाइजेशन कैसे होगा, ये आपका प्राइवेट सेक्टर्स जो है यहाँ पे पार्टीज आएंगे, जिससे क्या होगा, फिजिकल बर्डन कम हो जाएगा गवर्नमेंट का, और वो फ्री अप रिसोर्स होगा जो कि डेवलप कर पाएंगे अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब कैसे, मानिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एक यहाँ से कहीं रोड जा रही है और ये कनेक्ट कर दी, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जैसा भी है। अब इसके आगे, क्योंकि अब शुरू में क्या कर रहा है, गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रहा है, बाद में देखिएगा अच्छा ये इन्वेस्टमेंट से फायदा आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो अब प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा, और वो बोलेगा ठीक है, इतनी जमीन का हम ले रहे हैं, हम आपको मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम आपको पैसा भी नहीं देंगे, एक तरीके से समझिए। ठीक है, हम आपको कुछ ही नहीं देंगे, बस आप ये देख लीजिए कि ये देखिए अब ये रोड बहुत आगे आगे चलने वाला है, तो आप अगले 20 साल का लीज ले लो, रोड भी आप ही बनाओ, पैसा भी आप ही बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप ही बनाओ, सब आप करो, और पैसा जो है अगले 20 साल में इसके थ्रू ले लो, उसके बाद ही गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज की जा रही है। अब नितिन गडकरी का काफी, अगर आप सुना होगा, कि मेरी काफी फेवरेट लीडर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी बात करते हैं और एकदम सही बात करते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है, आपको कैसे लगते हैं बताइएगा। तो वो उनका मैं है हर बार सुन लेता हूँ इंटरव्यू, जब भी वो देते हैं, काफी डेटा और फैक्ट ड्रिवन होते हैं वो, जो उन्होंने काम किया, कॉन्फिडेंस भी दिखता है। तो वही बोलते हैं कि मैं कभी कभी ना पैसा नहीं लेता हूँ, देता भी नहीं, और उन्हें बोल देता हूँ कि भाई इतने साल तक तुम टेंडर रखो, और अपना पैसा तुम खुद निकालो। तो ये इतनी रोड बन भी गई, मैंने यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगाया सरकार का,
ये प्राइवेट कंपनी का ही लगा, और कल होके वो अपना यहाँ से पैसा लेके चले जाएंगे, फिर ये रोड तो हमारी हो ही जाएगी जब गवर्नमेंट की होगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट में से क्या हो रहा है, ये भी आ जा रहे हैं प्राइवेट पार्टीज भी, और गवर्नमेंट पे भी फिस्कल बर्डन ज्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो स्टार्ट है, किक स्टार्ट गवर्नमेंट दे रही है उन्हें। ठीक है, चलिए। अब अगर बात की जाए कि 13 सेक्टर मोनेटाइज के लिए चुने गए, जिसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो चुना गया वो है आपका सबसे बड़ा, 5 में रोडवेज। रोड पे 27% पैसा लगाने की बात है, समझिए जो 111 लाख करोड़ है, 27%, फिर 25% रेलवे। रेलवे भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, आपने सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, तो इसमें फंक्शनिंग पे नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ स्टेशन को अगर बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। ओके, जो रानी कमलापति, ये कहाँ पर है स्टेशन, इसके एक बार गूगल करिएगा, रानी कमलापति स्टेशन, आपको पता चलेगा कि बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, तो वहाँ पे प्राइवेट लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, आई थिंक बंसल कंपनी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, तो एक बार वो देखिएगा। तो रेलवेज को 25%, पावर को 15%, 8% गैस पाइपलाइन और टेलीकॉम। और ये नहीं सोचना है कि सिर्फ इसी में जा रहा है पैसा। थर्ड लाइन थर्ड लाइन बनाई जा रही है, इनफैक्ट फोर्थ लाइन भी बनाई जा रही है, जैसे गुड्स का जो ट्रेड है ना, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रोड से ज्यादा ट्रेन एफिशिएंट होती है, तो जितने भी आपके सामान है, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे जो भी हो, जो मालगाड़ी जो हम कहते हैं गुड्स गार्ड, उसके लिए स्पेशल ट्रैक बनाई जा रही है। अभी तक क्या था कि पहले एक ही ट्रैक थी, कहीं कहीं दो है, दो मोस्ट ऑफ जगह, बट अब 3 और 4 हो रही है। तो बहुत बड़ा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे पे किया जा रहा है, जो कि रिसेंट टाइम में ऐसा देखा नहीं गया था। ओके, तो आपको यहाँ पे ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये जो है आरबीआई ही रेगुलेट करता है, डायरेक्शन देता है इन्हें। अब ये है क्या एआरसी? देखिए, एआरसी कुछ नहीं है, अब मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ कि आपने, अच्छा, साराफासी एक्ट पढ़ा होगा। ये जो है बैंक का ही एक्ट होता है, ठीक है, इसके हिसाब से ये चलते हैं। अब बात क्या हुई, बहुत बार ऐसा होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोगों ने लोन दिया, पैसे ही नहीं चुकाए। अब मान लीजिए उनकी जमीन या कुछ गिरवी थी, उसको बेचना भी बहुत मुश्किल काम होता है, बैंक बेच भी नहीं पा रहा है, बहुत बहुत दिक्कतें फेस कर रहा है। तो क्या किया अभी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना दी, उसको एक डायरेक्शन दिया कि अच्छा एक काम करो, जितने भी यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो सब तुम खरीद लो। जैसे तुम खरीदोगे तो कम से कम बैंक के पास ये जो क्या कहते हैं, लाइबिलिटी थी, वो क्लियर हो जाएगी। कुछ पैसा तो आप दोगे ही इनको, बाकी जो है बेचने के बाद दोगे, तो वो एक टेंशन दूर हो जाएगा। तो यही हुआ, और फिर उसको, जो एआरसी है, उस एसेट को बाद में मार्केट में बेचेगा एक सही प्राइस पे। समझे? वही कह रहा है कि बाय द नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड एसेट फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, दोनों से, सिर्फ बैंक नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी अब इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द एसेट विद इन 8 ईयर्स। ऐसा नहीं कि ले लिया वो भी 20-30 साल तक बेच ही नहीं रहे, तो 8 साल के अंदर बेच के वो सब खत्म करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इससे काफी है इतना, बाकी आप ये सब पढ़ सकते हैं। स्ट्रेस लोन को देखिए, ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल सा, ये सब क्या पढ़ना, समझाता हूं मैं आपको। ये मान लीजिए एआरसी है, ये एक बॉडी है। अब इसको जो है, इसको भी तो काम करना है, इसमें भी तो एम्प्लॉय होंगे, सैलरी देनी है, सब करना है, सब करना है। तो दो तरीका है कि तो बैंक ने ही इन्हें दे दिया थोड़े से कम प्राइस पर, कि बोला ये बस तुम बेचो, मेरे को जितना मेरा पैसा बचा है वो निकाल लो और अपने हिसाब से देख लो, थोड़ा कम प्राइस पे दे दिया। या फिर बोला बैंक ने, या फिर बैंक ने बोला कि किसी ने जाके कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो उस इंसान को बोला कि आप जो है इसको एआरसी को बेच दो, अगर आपसे नहीं बिक रही है, हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हो, अगर आपको इसका अगर वैल्यूएशन वहां पे मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो आप इनको 1.9 लाख में बेच दो। ठीक है, इनको 1.9 लाख में बेच दो, और फिर ये अपना ये देखते बैठेंगे। फाइन। तो इससे क्या हुआ, 10,000 इनके पास एक्स्ट्रा आया, ऐसे सब सारे लोग होंगे, तो इससे इनका खर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। और इसके बाद भी मांगा है कि जब तक ये ना बिके, और ये कोशिश तो करते रहेंगे ना बेचने के लिए, तो फिर 1.5 से 2% एसेट की कीमत भी जो है वो हर साल आपको देते रहना है। मतलब हर साल 2-2.5 हजार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा जो है आप, क्योंकि इसका अगर आप
2 लाख का, 1 लाख का 1%, 1,000 होता है। 2 लाख का एक या 2% कितना होगा, 2,000 के आसपास। तो ये चार्ज भी लगता रहेगा, तो जिससे ये इनका खर्चा निकलेगा। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना के रखा है, बस उसी की बात कर रही है कि हाउ ARC वर्क्स। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह है, आप देख सकते हैं, बट कोई ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। बस आपने ये समझ लिया, उतना काफी है। ये भी कुछ खास नहीं है एज पर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी देखिए, आपके पास PDF रहता है ना, वहां से आप देख सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा ही देता हूँ। अभी देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में थोड़ा, ये स्टेचुरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू आया हुआ है। रेवेन्यू एक्ट है वो, जो कि 1963 है ना। स्टेचुरी और अथॉरिटी में होता क्या एग्जैक्टली exactly? आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि स्टेचुरी अथॉरिटी क्या होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, या कुछ और। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। अब ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट में कुछ खास नहीं है। ये 60 अलग अलग तरीके के जो एजेंसीज होती है उससे मिलके बना है, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये आप 60 है ऐसा तो याद करने का कोई वैसे भी मतलब नहीं है। मेन बस इसका यही बोलना है कि पैसा जो है गरीब देशों के पास काफी कम पहुंच रहा है, जिसके थ्रू वो जो है आपके लिए अपना डेवलपमेंट प्रॉपर कर पाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उतना पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, लोन सस्टेनेबल लोन नहीं मिल रहा है, डेट सस्टेनेबिलिटी, ये सब की बेसिकली बात हो रही है। साइंस और ये मतलब ओवरऑल जो डेवलपमेंट उनका हो नहीं रहा है, कुछ खास उसमें है नहीं। एक ये डेटा थोड़ा सा काम का है कहीं कोट करने के लिए आपके लिए, कि 40% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, कंट्रीज में जो रह रही है ग्लोबल पॉपुलेशन, वो ज्यादा खर्चा खाली इंटरेस्ट के पेमेंट पे कर रही है। लोन ले रहे हैं इंटरेस्ट पे, पेमेंट पे, एजुकेशन या हेल्थ से ज्यादा। तो ये एक बहुत मेजर चैलेंज है। इंडिया भी उनमें से एक है। कितना परसेंट देता है इंटरेस्ट, और क्या क्या एक्सपेंडिंग है परसेंट वाइज जनरलाइज्ड पिछले 4-5 साल या 10-20 सालों से, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब सेटलमेंट साइकिल, हाँ, सेटलमेंट साइकिल जो है एक इंपॉर्टेंट है, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अब पहले क्या होता था, जो स्टॉक लेते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जिन्हें जो नहीं ले रहे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने ट्रेड किया, ठीक है, आपने ट्रेडिंग की, और आपने सोचा कि यार ये पैसा ना मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो वो आपके अकाउंट में आते आते तक 2 दिन लग जाते थे। ओके, 2 दिन लग जाते थे। बट जैसे आपकी UPI आजकल कैसे इंस्टेंट हो रहा है सब चीज, तो 2 दिन बहुत ज्यादा था। तो इसको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना चाहे कि कम से कम लैग टाइम हो। तो फिर पहले T1 सेटलमेंट लाए, T+1, कि आप जिस दिन चाहोगे उसे कल होके पैसा आ जाएगा, 1 डे सेटलमेंट। ठीक है, ट्रेड में जो भी होगा 1 डे सेटलमेंट हो जाएगा। अब उसको T+0 के लिए जो है, अब इसका बीटा वर्जन लाए कि ट्राई कर रहे हैं, कुछ एरर वेरर होगा उसको फिक्स करेंगे बाद में, इसलिए बीटा वर्जन लिख देते हैं वहां पर। तो इससे क्या होगा, T+0 सेटलमेंट रेफर्स टू द सिस्टम वेयर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स शैल हैपन ऑन द सेम डे। समझे? तो ये भी अगर कहीं पे बात आए, T1 T0, तो ये इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, और स्टॉक मार्केट किसके अंडर में, उसे भी देखता है। ठीक है, चलिए। अब जो है हम देखने वाले हैं वो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये RBI हर 2 मंथ पे करवाता है। ये खाली इतना याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं। कि वो बस पूछता है कि अच्छा आपको कैसा लग रहा है, पिछले 1-2 महीने में कैसी महंगाई जा रही है, आपका खर्चा कैसा है, क्या चेंज आ रहा है मार्केट में, आपको क्या एहसास हो रहा है, ऐसे आपकी फीलिंग्स पूछता है। तो आप क्या बताते हो फीलिंग्स में, क्या बताते हो? थी एक छोड़ के चली गई, या था एक छोड़ के चला गया? तो ये सब फीलिंग्स नहीं, वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करते हैं आपका इकोनॉमी से रिलेटेड। फाइन, चलिए। इंश्योरेंस के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत पढ़ चुका है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है कि प्रीमियम 2% रहता है खरीफ का, 1.5% रबी का, और 5% कॉमर्शियल हॉरिकल्चर क्रॉप्स का। अब बात यह है कि मान लीजिए क्रॉप्स की जो कीमत है खरीफ के, वो थी 1 करोड़, तो प्रीमियम जाएगा 2 लाख। ठीक है, अगर ये है 1 लाख तो ये जाएगा 2,000। फिर परसेंट में आप समझ में आपको आ गया होगा प्रीमियम्स वगैरह।
कवरेज सबको दिया हुआ है, क्रियल्स, मिलेट, पल्सेस एंड ऑल ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलिए। न्यूज इन शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है। 30 साल हो गए, ये पूछा जा सकता है आपको प्रीलिम्स में, कि 30 years ऑफ मार्केश एग्रीमेंट। तो मार्केश एग्रीमेंट क्या चीज से रिलेटेड है? मार्केश एग्रीमेंट जो है ना, ये आपका मोरक्को में हुआ था। ठीक है, 1994 में, जिसने कि गैट को डब्ल्यूटीओ से एक्सचेंज किया था। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही हम पढ़े जा रहे हैं 1995 से। तो उसके बाद मार्केस एग्रीमेंट में ही जो है वो गैट को रिप्लेस किया गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड, वाई, क्यों? क्योंकि ये जो है आपका गैट जो था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, वो सिर्फ आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे बात करता था, सर्विसेज वगैरह नहीं। ठीक है, तो ये जो था मार्केस एग्रीमेंट, उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने बोला सर्विसेज पे भी करो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी करो, बाकी टॉपिक्स पे भी करो। उसके लिए डब्ल्यूटीओ आया। क्लियर? उसके लिए डब्ल्यूटीओ आया। और काफी ज्यादा उससे जो ट्रेड बैरियर्स भी जो है, टैरिफ जो लग रहे थे, टैक्सेस जो लग रहे थे, वो भी लगभग आधे हो गए। आधे नहीं तो कम हुए हैं लगभग। लेकिन इसे ट्रेड एक्सपांसन जो है वो 2.7 टाइम्स हो गए। ठीक है, अराउंड 40% के आसपास कम हुआ होगा, लेकिन ट्रेड में वॉल्यूम में इतना ज्यादा बढ़ोतरी हुई, तो वो उसी के लिए ये आया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। फिर ये जो है आपका, देखिए हमको ये क्या याद रखती थी, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो आपको बस याद रखना है कि इसको रीब्रांड कर दिया यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस हटा दिया है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये इसका कोशिश है कि ग्लोबल वॉइस बिहाफ ऑफ डेवलपिंग कंट्री बढ़ाया जाए, वर्ल्ड लेवल पे जो वो बोल रहे हैं लोग सुने, उनके इश्यूज समझे। ठीक है, बाकी जो एडिस अबाबा एजेंडा और बाकी 4 इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हैं साथ में, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल, यूएनडीपी, ये सब मिलकर बनाते हैं। इसके बारे में देखा जाए, 1964 में स्टैब्लिश हुआ था, इंडिया डेफिनेटली मेंबर है। और जो इसके रिपोर्ट्स है ना, फ्लैगशिप रिपोर्ट, वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट ही, वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सेकंड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड और डेवलप हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी है। फिर डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी है। ठीक है, इसके बाद जो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, इसकी बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया में भी वर्स्ट क्रंच आया। अभी दिक्कत क्या हो रही है ना, हर कोई क्रेडिट कार्ड पे जी रहा है, सेविंग सब कम कर रहे हैं, हर कोई शेयर मार्केट में पैसा रखा है। तो जो बैंक में जो टिपिकल हम सेविंग रखते थे, जो कि रिस्क फ्री रहती थी, काफी कम है। लाइफस्टाइल में अब ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपए, अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो तो लोगों को लग रहा है यार कि इसमें क्या होगा, कम से कम लाख 1.5 लाख चाहिए। जो लाख 1.5 लाख कमा रहा है वो 2.5-3 लाख चाहिए। तो इसी कारण जो है बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, और ये भी मेजर रीजन है कि सीडीआर के इस हाल में पहुंचने का। इस कोर्स की अगर बात करें, अगला जो आर्टिकल है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम, ये स्कोर 2.0। तो सेबी, जितने भी हमारे शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट से अब काफी ज्यादा वहां पे लोग बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। क्यों है, क्या है, मैं बाद में बताऊँ। ठीक है, जब मैं आपके लिए बैच में जब पढ़ाऊंगा ये सब चीज, तो वहां पे हर एक चीज, आरबीआई क्या है, सेबी क्या है, और उनके रिपोर्ट्स, हर एक चीज पे हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, रिड्रेस सिस्टम जो है, ये क्या चीज से रिलेटेड है? ये आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट, जो कि इन्वेस्टर जो सिक्योरिटी मार्केट में कर रहे हैं, वो अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इट्स नॉट डायरेक्टली और शेयर मार्केट, बट सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, अब जो है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुरक्षा, ये सब्सिडी हॉरिकल्चर फार्मर्स को देने के लिए बनाई गई है, सुरक्षा। ठीक है, क्लस्टर डेवलपमेंट। हॉरिकल्चर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएं किस तरीके की फार्मिंग है। पढ़ा होगा आप सबने, कमेंट में बताना। पेमेंट एग्रीगेटर, देखिए जो पेयू है, वो उसने रिसीव किया है प्रिंसिपल अप्रूवल, किससे? आरबीआई। कौन देता है? आरबीआई देता है। से भी आरबीआई पूछ देगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आरबीआई देता है। कि लगेगा ऑनलाइन चीजें हो रही है तो कहीं से भी तो नहीं दे रहा है, जी नहीं, आरबीआई दे रहा है। जैसे कि गूगल पे, फोन पे, सब जो होते हैं ना, यही सब है पेमेंट एग्रीगेटर, जो कि एक इंटरमीडिएटरी है।
बिजनेस मतलब जहां पे हम पैसा दे रहे हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स और अदर्स, ठीक है, उसके बीच में एग्रीगेटर है। क्योंकि गूगल का कोई बैंक तो नहीं है गूगल पे का, तो वो बस फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो अब जो नॉन बैंक पीए है, देखिए यहाँ पे वैसे भी इसका नाम नहीं दिया गया, किसका, पेटीएम नहीं डाला एग्जाम्पल में, क्योंकि वो बैंक भी है, पेटीएम बैंक वगैरह चल जाता है, इसलिए नॉन बैंक पीए रिक्वायर्स ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई, तो उनको आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। ओके। और क्या बाकी जो ये हैं बैंक्स, क्या उनको लेना पड़ता है क्या, या किससे लेना पड़ता है कुछ, ऐसा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अब देखिए इंडिया गेमिंग रिपोर्ट, मैंने कहा ना इंडिया गेमिंग में भी काफी अच्छा कर रहा है। तो पहले जहां पे सिर्फ 25 कंपनीज थी, अब वो 1400 कंपनी के आसपास हो गई है। ये डिजिटल इंडिया है ना, तो गवर्नमेंट के भी सक्सेस है कि ये सब चीजों से जो चेंजेस आए, और लगभग $6 बिलियन के आसपास की इकोनॉमी ये होने वाली है, और 6 बिलियन के लिए सिर्फ 1400 कंपनीज हैं, तो अच्छी बात है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्ट इन गेमिंग, अब अगर ये चीज नहीं इंक्रीज होती है तो फिर फॉरेन कंट्रीज जो होती है वो वहां पे पैसा लेके चली जाती है ना। अब इसका रीजन क्या है इतना ज्यादा ये होने का, देखिए क्योंकि नेट बहुत सस्ता हो गया है, अफोर्डेबल हो गया अब इस देश में, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन काफी है, यंग पॉपुलेशन बहुत है, इनको ये आपका डिस्पोजेबल इनकम पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो लोग परचेज कर रहे हैं। जैसे मुझे मिनी मिलिटिया करके एक गेम है, मुझे बड़ा पसंद है, 6-7 मिनट खेलने के लिए, देखिएगा आप जाके। तो हम भी कनेक्ट होके खेलेंगे, ऑनलाइन खेल सकते हैं बिल्कुल। तो ऐसे हम यहाँ पर ये चीज समझ रहे हैं कि हाँ, ये काफी बढ़ गया है, लगभग 6 बिलियन के आसपास होगा गेमिंग ग्लोबली। ओके। तो रीजंस मेन आपको ये नॉर्मल जैसे कि मेंस वगैरह में लिखने के लिए आ सकते हैं इस तरीके से आर्टिकल्स। ओके। ठीक है। बाकी अब सिक्योरिटी और जो बाकी चीजें हैं वो हम अब अगले सेशन में देखेंगे। अब तब तक क्या करिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।